हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं अंजना और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 7 से 8 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे पीआईबी सीरीज चल रही है। पी का जो 7 से 8 जुलाई का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओआरओ जैसी महत्वपूर्ण जितनी भी परीक्षाएं उन सभी में आपके बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ाया है। इसमें जितने मॉडल आंसर्स बन सकते हैं वो भी दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको भी एक्सप्लेन किया है। आप उनकी डायरी बना के भी उनको अच्छे से नोट कर सकते हो और उनको मेंस आंसर राइटिंग में उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर रहे हैं उन सभी के लिए रामबाण है। ठीक है, तो जिन्होंने पहले वीडियोज़ नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में पीआईबी की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, तो वहाँ से जाके पूरा करंट अफेयर्स आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का टाइम बिना गवाए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला है यहाँ पे संवैधानिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक राष्ट्रीय घटनाक्रम में जितने भी थे तो उनको मैंने अलग से लिया हुआ है। जैसे पहला है आपका डूरंड कप टूर्नामेंट ट्रॉफियों का अनावरण और खेल संस्कृति का प्रसार। तो इसमें क्या है कि भारत की राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक डूरंड कप टूर्नामेंट में 3 प्रतिष्ठित ट्रॉफियों का राष्ट्रपति भवन में क्या किया, अनावरण किया है। और यह जो आयोजन है फुटबॉल के गौरवशाली इतिहास और युवाओं के बीच खेल भावना को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को क्या करता है, रेखांकित करता है। तो देखिए अब इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा डूरंड कप की। तो इसमें क्या हुआ है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या किया है, राष्ट्रपति भवन में डूरंड कप की जो 3 प्रतिष्ठित ट्रॉफियाँ थी उनका अनावरण किया है। अब ये सवाल आता है कि डूरंड कप है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि डूरंड कप क्या है। क्या डूरंड कप क्या है, तो देखिए डूरंड कप जो है एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्या मैंने कहा कि डूरंड कप जो है एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी, 1888 में हुई थी। तो देखिए पहले ये जो था ना ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारियों के लिए आयोजित किया जाता था। मतलब पहले क्या था, ब्रिटिश लोग थे ना, तो ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारियों के लिए पहले आयोजित किया जाता है। लेकिन आज ये भारत का जो सबसे प्रतिष्ठित अगर फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करूँ तो उनमें गिना जाता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो ठीक है, डूरंड कप जो होती है ना उसमें 3 ट्रॉफियाँ दी जाती है। पहली है मूल डूरंड कप, दूसरी है शिमला डूरंड कप और तीसरी है प्रेसिडेंट्स कप। ठीक है, तो अब ये शिमला गोल्ड कप की जो शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो नागरिकों, ये शिमला के जो नागरिक थे उन्होंने की थी। जबकि प्रेसिडेंट कप की अगर बात करूँ तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसको शुरू किया था। तो जैसे अगर प्री में ऐसे पूछ सकता है कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, तो आपका आंसर होगा डूरंड कप। ठीक है, इस तरीके से तो डूरंड कप के बारे में पढ़ लेते हैं। 1888 में शिमला में सर मोर्टिमर जो डूरंड थे उनके द्वारा यह स्थापित किया गया था। एशिया की सबसे पुरानी तथा विश्व की तीसरी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। यह एक चैलेंजर कप है जिसका अर्थ है कि विजेता इसे हमेशा के लिए अपने पास नहीं रखता बल्कि हर साल अगली प्रतियोगिता के लिए हस्तांतरित करता है, ये इसका अर्थ है। शिमला गोल्ड कप और प्रेसिडेंट कप की अगर बात करें, डूरंड कप के दौरान दी जाने वाली 3 अलग अलग ऐतिहासिक ट्रॉफियां हैं जो डूरंड कप के अलावा शिमला के नागरिकों द्वारा शुरू की गई शिमला गोल्ड कप और भारत के प्रथम राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई प्रेसिडेंट कप विजेता को एक साथ सौंपी जाती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला टॉपिक स्थायी प्रदर्शनी एवं सरदार पटेल एकीकरण विजन संगोष्ठी। भारत के उपराष्ट्रपति ने भारतीय उच्च संस्थान IIAS शिमला में वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा पर एक दीर्घकालिक डिजिटल प्रदर्शनी का क्या किया, उद्घाटन किया है। इसके साथ ही सरदार पटेल और भारतीय संघवाद पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। तो ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने IIAS शिमला में वंदे मातरम स्थायी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। IIAS का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी। और ये शिमला का जो ऐतिहासिक जो वॉइसरिकल लॉज है वहाँ पे स्थित है। हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। कैसे, तो ये वही भवन है जहाँ शिमला सम्मेलन, स्वतंत्रता से पहले बहुत सारी महत्वपूर्ण बैठकें और भारत के विभाजन से जुड़े बहुत सारे जो ऐतिहासिक निर्णय हैं वो यहाँ से लिए गए हैं। इसलिए अब आता है यहाँ पे कि जो शिमला सम्मेलन है इसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र के निर्माण के इतिहास से जोड़ना है। क्या है, जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, राष्ट्र के निर्माण का जो इतिहास है हमारा, उससे किसको जोड़ना, युवाओं को जोड़ना। उपराष्ट्रपति ने यहाँ सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर भी जोर दिया है। अब देखिए सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है। पहली बात तो यहाँ पे क्या बात कर लेते हैं, सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है। मतलब केंद्र और राज्य सरकारें आपसी सहयोग से क्या करेंगे, विकास करेंगे, टकराव नहीं करेंगी, ये होता है सहकारी संघवाद। तो इसमें दिया गया कि भारतीय उच्च संस्थान IIAS शिमला स्थित यह एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1964 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह ऐतिहासिक वायसराय लॉज में स्थित है जहां स्वतंत्रता पूर्व की कई ऐतिहासिक वार्ताओं जैसे शिमला सम्मेलन की रूपरेखा तैयार हुई है।
हुई थी। सहकारी संघवाद के ये एक ऐसी राजनीतिक व प्रशासनिक अवधारणा है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के बिना किसी टकराव के राष्ट्रीय हितों के लिए मिलकर के क्या करती हैं, काम करती हैं। सरदार पटेल का क्या मानना था कि राज्यों की विविधता को बनाए रखते हुए मजबूत प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से अखंड भारत का निर्माण संभव है। तो ये ऐसा कौन मानते थे? तो सरदार पटेल मानते थे कि राज्यों की विविधता को बनाए रखते हुए मजबूत प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से अखंड भारत का निर्माण संभव है। तो इतना था ये आपका करंट अफेयर्स। अब देखिए यहाँ पे मेंस में कैसे आपका पूछा जा सकता है, ये आपके GS1 GS2 से रिलेट हो रहा है। और देखिए प्रश्न इसमें क्या हो सकता है कि रियासतों के एकीकरण में, देखिए इस तरीके से सरदार पटेल पे भी प्रश्न आए हुए हैं पहले भी। रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की साम दाम दंड भेद नीति और उनके संघीय विजन ने आधुनिक भारत की नींव को कैसे मजबूत किया, विश्लेषण कीजिए। रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की साम दाम दंड भेद नीति और उनके संघीय विजन ने आधुनिक भारत की नींव को कैसे मजबूत किया, विश्लेषण कीजिए। तो आप आंसर में क्या लिख सकते हैं? पहले अच्छा सा इंट्रो लिख सकते हैं, उसके बाद भूमिका में 500 लिख सकते हैं कि भूमिका में 560 से अधिक रियासतों के एकीकरण की चुनौती का उल्लेख करेंगे। फिर उसमें मेन बॉडी में जब आएंगे तो जो VP मेनन के साथ मिलकर तैयार किए गए प्रिवी पर्स और सैन्य हस्तक्षेप पोलो वगैरह हो गए, इन सब की चर्चा करते हुए बैलेंस्ड वे में सारी बातें बताएंगे। और इसके बाद निष्कर्ष पे जब आएंगे तो कैसे उनके द्वारा स्थापित जो अखिल भारतीय सेवाएं आज भी देश को प्रशासनिक रूप से एक सूत्र में बांधने का काम कर रही हैं, इस तरीके से अपनी बात को खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसकी आंसर राइटिंग आपको करनी है, आई थिंक आप सभी करेंगे। आते हैं थर्ड टॉपिक पे, नाइसर। क्या है? नाइसर दीक्षांत समारोह एवं ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन। ये आपका GS पेपर 3 से जाकर रिलेट हो रहा है, विज्ञान तकनीकी और कृषि मत्स्य पालन। उपराष्ट्रपति ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, जिसको कहते हैं नाइसर, के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन नीतिगत दस्तावेज क्या किया है, जारी किया है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो डीप सी फिशिंग क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो डीप सी फिशिंग मिशन है, देखिए इसका मतलब है कि तट से लगभग 12 समुद्री मील से आगे गहरे समुद्र में आधुनिक तकनीक की सहायता से क्या करना, मछली को पकड़ना ही क्या कहलाता है, डीप सी फिशिंग। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि पारंपरिक तटीय जल जो कि 12 समुद्री मील से परे, 12 समुद्री मील से आगे, मतलब परे का मतलब उससे आगे वाला, हाँ, गहरे समुद्री अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ 200 समुद्री मील तक क्या रहता है, EEZ। ठीक है, तो ये बताया गया यहाँ पे आधुनिक नौकाओं जाल के माध्यम से बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन करना और इससे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव कम होता है। ठीक है, तो आपको डीप सी फिशिंग का मतलब क्या समझना है, यहाँ पे मिशन क्या है कि तट से लगभग 12 समुद्री मील से आगे जो गहरा समुद्र है वहाँ पे आधुनिक तकनीक से क्या करना, उसकी सहायता से मछली को पकड़ना, यही है डीप सी फिशिंग। अब ब्लू इकोनॉमी क्या है? देखिए अगर इससे लाभ क्या होगा, पहली बात तो डीप सी फिशिंग मिशन से पहला मछुआरों की आय बढ़ेगी, दूसरा जो समुद्री संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, तीसरा है आपकी भारत की जो ब्लू इकोनॉमी होगी वो भी मजबूत होगी। अब ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लू इकोनॉमी है उसका मतलब है कि सतत विकास के लिए समुद्री संसाधनों का जिम्मेदारी पूर्वक क्या करना, उपयोग करना, जिससे आर्थिक वृद्धि, बेहतर आजीविका और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य एक साथ सुनिश्चित हो सके। इसका मतलब है कि समुद्री जो संसाधन है उनका ऐसा उपयोग किया जाए जिससे आर्थिक विकास भी हो और समुद्री पर्यावरण भी क्या रहे, सुरक्षित रहे, यानी विकास भी हो और संरक्षण भी हो। तो ये था आपका ब्लू इकोनॉमी। तो ये जो नाइसर है दीक्षांत समारोह, ये ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन, ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। और इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। भारत में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान का क्या है, एक प्रमुख संस्थान है। और यहाँ पे 2 कीवर्ड हैं, डीप सी फिशिंग और ब्लू इकोनॉमी। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इनको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो देखिए अभी तक जो एक मैं रिवीजन करा रही हूँ आपको, डूरंड कप 1888 में, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, 3 ट्रॉफियाँ इसमें बताया था, डूरंड कप, शिमला गोल्ड कप और प्रेसिडेंट कप। IIAS की बात हुई थी, स्थापना इसकी 1964 शिमला में, और एक आया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, केंद्र और राज्य का सहयोग इसको कहते हैं। ठीक है, आगे आता है नाइसर। नाइसर कहाँ है, तो भुवनेश्वर ओडिशा। डीप सी फिशिंग, गहरे समुद्र में आधुनिक तरीके से मछली को पकड़ना। ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। ये आपका था पूरा अभी तक का रिवीजन। अब आते हैं आगे, प्रधानमंत्री PMO कूटनीति और वैश्विक संबंध। भाग 2 है आपका प्रधानमंत्री कार्यालय, PMO कूटनीति एवं वैश्विक संबंध। पहला टॉपिक है आपका
भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक गठजोड़ जिसको कहते हैं पैक्ट्स एवं खेल नीति सहयोग, ये आपका जीएस पेपर 2 आईआर से जाके लिंक हो रहा है। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच पैक्ट्स पहल को अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हाल ही में हुआ जो तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया जो वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है में सुरक्षा और तकनीकी जो संप्रभुता है, टेक्निकल जो सॉवरेनिटी है, उसको सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच क्या हुआ है, पैक्ट्स पहल को अंतिम रूप दिया गया है, ये बताया जा रहा है। अब पैक्ट्स है क्या, इसका पूरा नाम क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैक्ट्स का फुल फॉर्म भी दिया गया है, क्या है, पार्टनरशिप फॉर साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सरल शब्दों में बताऊं तो यह है कि यह साइबर सुरक्षा और एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक समझौता है। मैंने क्या बताया कि साइबर सुरक्षा और एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक समझौता है। अब इसमें क्या होगा, इसके तहत दोनों देशों के बीच जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G इस टाइप की जितनी भी टेक्नोलॉजी होंगी इन पर क्या करेंगे, लोग रिसर्च करेंगे। तो इसमें दिया गया कि साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G जैसे महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक संयुक्त रणनीतिक साझेदारी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आया, ये देखिए ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, एक सुरक्षित और भरोसेमंद जो सप्लाई चेन है उसको बनाना, ताकि इससे क्या हो कि तकनीकी के लिए किसी थर्ड जो देश है जैसे चीन वगैरह है उस पर डिपेंड ना होना पड़े, ये इसका उद्देश्य है। अब आते हैं क्रिटिकल मिनरल क्या है, ये देखिए दो की वर्ड है आपका, पैक्ट और दूसरा क्रिटिकल मिनरल। होते क्या है क्रिटिकल मिनरल्स, देखिए महत्वपूर्ण खनिज हैं, क्या है, महत्वपूर्ण खनिज है, ये वो दुर्लभ खनिज है जो आधुनिक तकनीक और क्लीन एनर्जी के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य हैं। इनमें लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ में एलिमेंट्स वगैरह आते हैं। इसका महत्व क्या है, पहली बात ये जान लीजिए, हमारे जो स्मार्टफोन्स होते हैं, आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, रक्षा उपकरण हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं जैसे जिसको कहते हैं ईवी, इनमें जो बैटरियाँ होती हैं पूरी तरह इन्हीं जो ये जो खनिज हैं इन्हीं पे डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे खनिज जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी और रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए अपरिहार्य हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच इनका सुरक्षित व्यापार इस नीति का क्या है, प्रमुख हिस्सा है। ये जो साझेदारी है ये आपको फैक्ट के तौर पे देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक है। अब भारत की जो सरकारी कंपनी काबिल ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर वहां निवेश कर रही है ताकि दोनों देशों के बीच क्या हो, एक सुरक्षित व्यापार नीति और क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर बन सके, तो इस पे काम किया जा रहा है। तो ये जो साझेदारी है हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या करेगी, सुरक्षा बढ़ाने और भारत को सुरक्षित तकनीक व क्लीन एनर्जी पर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं आप रणनीतिक कदम होगा। ठीक है, अब आपका अगला टॉपिक क्या रहेगा, प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा, शैक्षणिक कूटनीति, IIM बेंगलोर। तो क्या टॉपिक है, प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा, शैक्षणिक कूटनीति और IIM बेंगलोर और सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो देखिए कि जो अभी हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनकी आधिकारिक यात्रा हुई है, कहाँ पे, इंडोनेशिया में हुई है। कहाँ पे हुई है, इंडोनेशिया में। तो प्रधानमंत्री की आधिकारिक इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत की एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसको क्या मिली है, बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। साथ ही प्रधानमंत्री को वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है बितांग आदिपूर्ण प्रदान किया है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उन्होंने यहाँ पे यात्रा की है इंडोनेशिया की। इसके दौरान भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको एक कह सकते हैं आप एक अच्छी बड़ी सफलता मिली है। ठीक है, तो अब IIM जो बेंगलोर है का पहला जो विदेशी परिसर है वो कहाँ पे खुलने की बात, कहाँ खुलेगा, तो इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की सरकार ने IIM बेंगलोर को वहाँ अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस स्थापित करने की क्या दे दी, अनुमति दे दी है। ये जो कैंपस है इसमें जो मलंग में स्थित जो सिंघासाड़ी विशेष आर्थिक क्षेत्र जो SEZ में खोला जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। इससे क्या होगा, पुराना जो आसियान क्षेत्र के जो युवाओं को भारतीय वैश्विक प्रबंधन से क्या होगा, शिक्षा का लाभ मिल सकेगा, जो है ना, तो इससे क्या होगा, शिक्षा का भी लाभ मिल सकेगा। देखिए शैक्षणिक कूटनीति क्या होती है, एजुकेशन डिप्लोमेसी को बढ़ावा दे रहा है। ये शिक्षा जो कूटनीति वो होती क्या है, जब कोई देश अपनी शिक्षा प्रणाली, प्रतिष्ठित संस्थान जैसे IIT हो गया, IIM हो गया और जितनी भी ज्ञान वाली जो चीज़ें थी उन परंपराओं का यूज करते हुए दूसरे देशों के साथ अपने द्विपक्षीय रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करता है, तो उससे क्या होता है, शैक्षणिक कूटनीति या एजुकेशन सॉफ्ट पावर भी कहा जाता है। तो भारत इसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इससे फायदा क्या होगा, दोनों देशों के बीच जो केवल व्यापार तो होगा, उसके अलावा भी बल्कि पीपल टू पीपल मतलब सांस्कृतिक और बौद्धिक जो संबंध होंगे वो भी हमारे गहरे होंगे। अब बितांग आदिपूर्ण की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बितांग आदिपूर्ण क्या है, ये इंडोनेशिया जो गणराज्य है उसका क्या सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, क्या है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है।
ठीक है। तो इसमें कि हाल ही में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो द्वारा प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनको भारत इंडोनेशिया जो संबंध है उनको रणनीतिक ऊंचाई देने के लिए और दोनों देशों के बीच संस्कृति एकता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने यह प्रतिष्ठित जो मॉडल है उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है इससे। और अब ये भी याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद यह सम्मान पाने वाले वह दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये जो है ये आपका शिक्षा और सम्मान का जो ये तालमेल जो आप देख रहे हैं, भारत की जो मजबूत होती वैश्विक छवि है, दक्षिण पूर्व एशिया में जो बढ़ती हमारी जो ताकत है, रणनीतिक ताकत या पकड़, उसको दर्शाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रमुख कुछ शब्दावलियाँ हैं, इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री की आधिकारिक इंडोनेशिया यात्रा, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बड़ी सफलता मिली है। इंडोनेशिया सरकार ने IIM बेंगलोर को अपना पहला विदेशी परिसर वहाँ स्थापित करने की अनुमति दी है। साथ ही प्रधानमंत्री को वहाँ का सर्वोच्च जो पुरस्कार है बितांग आदिपूर्ण, उससे सम्मानित किया गया है। शैक्षणिक कूटनीति क्या होती है? एकेडमिक डिप्लोमेसी, ये सॉफ्ट पावर का एक रूप है जिसके तहत कोई देश अपने प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के विदेशी संस्थानों में क्या करता है? विदेशी परिसर खोलकर छात्रवृत्ति देकर दूसरे देश के साथ सांस्कृतिक, बौद्धिक और रणनीतिक संबंध को गहरे करता है। ये थी आपकी शैक्षणिक कूटनीति। ये आप मेंस में ये अच्छे कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। बितांग आदिपूर्ण क्या है? यह इंडोनेशिया गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के दोनों देशों के बीच असाधारण द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिए दिया जाता है। अब आते हैं थर्ड है बुनियादी ढांचा, डिजिटल अवसंरचना, पर्यावरण एवं रेलवे सुरक्षा। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो क्या है? डिजिटल भारत निधि और ट्राई नेटवर्क प्रदर्शन सर्वेक्षण। इसमें क्या कहा गया है? दूरसंचार विभाग, जिसको कहते हैं डॉट, ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पैड बनाने के लिए डिजिटल भारत निधि के तहत गुजरात के दूर दराज के क्षेत्रों के लिए क्या किया है? नए फंड जारी किए हैं, जिसके साथ ही ट्राई ने देश का पहला व्यापक ग्राम स्तरीय मोबाइल नेटवर्क सेवा गुणवत्ता सर्वेक्षण शुरू किया है। तो यहाँ पे आपके दो कीवर्ड रहेंगे, डिजिटल भारत निधि और WSIS पुरस्कार। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। बुनियादी ढांचा, डिजिटल अवसंरचना, पर्यावरण एवं रेलवे सुरक्षा। पहला डिजिटल भारत निधि और ट्राई नेटवर्क प्रदर्शन सर्वेक्षण। ये आपका GS पेपर 3 आर्थिक विकास और दूरसंचार बुनियादी ढांचा जाके लिंक हो रहा है। दूरसंचार विभाग डॉट ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पैड को बनाने के लिए डिजिटल भारत निधि के तहत गुजरात के दूर दराज के क्षेत्रों के लिए नए फंड जारी किए हैं। साथ ही ट्राई ने देश का पहला व्यापक ग्राम स्तरीय मोबाइल नेटवर्क सेवा गुणवत्ता सर्वेक्षण शुरू किया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, देखिए इसमें क्या हुआ है कि हाल ही में जो डॉट है उसने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाने के लिए 2 कदम उठाए हैं और आपको ये सीधे आपको एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपको मार्क्स दिला सकते हैं, तो इनको याद रखना है आपको। ठीक है, अब आता है बात कर लेते हैं DVN की, मतलब डिजिटल भारत निधि के क्या है। तो इससे पहले USOF कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यानी सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि इसको कहा जाता था। दूरसंचार अधिनियम जो 2023 का आया, इसके तहत इसका नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया। तो याद रखिएगा, दूरसंचार अधिनियम जो 2023 आया उसके तहत इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? डिजिटल भारत निधि कर दिया गया। इसका क्या है? ये क्या करती है? देश का जो ग्रामीण, जो दूर दराज और कम सेवा वाले जो क्षेत्र होते हैं, अनरिजर्व जो एरियाज होते हैं, उनमें दूरसंचार का जो नेटवर्क है, ब्रॉडबैंड जो कनेक्टिविटी है, उसके विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक क्या है? प्रमुख निधि है। क्या कह रहे हैं? डिजिटल भारत निधि। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? जो देश के ग्रामीण, दूर दराज और जो कम सेवा वाले जो क्षेत्र हैं उनमें दूरसंचार नेटवर्क को, ब्रॉडबैंड जो कनेक्टिविटी है, उसके विस्तार के लिए जो वित्तीय सहायता को मुहैया कराती है, उपलब्ध कराती है, कराने वाली क्या है? एक प्रमुख निधि है। अभी क्या हुआ है कि इस निधि के तहत जो दूरसंचार विभाग ने संशोधित जो भारत नेट कार्यक्रम के लिए 5,629 करोड़ का नया एक फंड जारी किया है, जिसका मेन जो फोकस है गुजरात है और अन्य राज्यों के दूर दराज के जो गांव है, ऑन डिमांड हाई स्पीड इंटरनेट से इनको जोड़ना है। अब आते हैं, बात कर लेते हैं ट्राई क्या है, ट्राई के बारे में। तो ये क्या है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है। ट्राई ने देश का पहला व्यापक ग्राम स्तरीय मोबाइल नेटवर्क सेवा गुणवत्ता सर्वेक्षण शुरू किया। ये कैसे काम करेगा? इसके लिए क्या है? ट्राई ने भारतीय जो डाक विभाग है, डॉप, ठीक है, उसके साथ मिलकर हाथ मिलाया है और देश की जो 5.68 लाख से अधिक गांवों में ग्रामीण डाक सेवा ऑन फील्ड जाकर ऐप के जरिए नेटवर्क की वास्तविक जो क्वालिटी चल रही है, कॉल ड्रॉप वगैरह की प्रॉब्लम या इंटरनेट की जो स्पीड है, उनकी जांच करेंगे। और ये जो डेटा है, टेलीकॉम जो ऑपरेटर के कागज़ वगैरह में जो चीज़ें दी गई हैं उसको क्रॉस चेक करने में भी हेल्प मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से काम करेगा। अब आता है WSIS पुरस्कार क्या होता है, यहाँ पर आपका दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। मतलब ये जो पुरस्कार है WSIS पुरस्कार 2026, ये इसकी उपलब्धि क्या है?
इसी डिजिटल जो कनेक्टिविटी है इसी को मजबूती के कारण भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के प्रोजेक्ट समृद्ध ग्राम को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मतलब ITU द्वारा जिनेवा में प्रतिष्ठित WSIS वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ये कितनी बड़ी बात है। आप पुरस्कार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक डिजिटल लाभ पहुंचाने के लिए दिया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या था कि दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पैठ बढ़ाने के लिए भारत डिजिटल निधि के तहत गुजरात के दूरदराज के गांव और क्षेत्रों के लिए नए फंड जारी किए हैं। साथ ही ट्राई ने देश का पहला व्यापक ग्राम स्त्री मोबाइल नेटवर्क सेवा गुणवत्ता सर्वेक्षण शुरू किया है। अब यहाँ पे 2 कीवर्ड थे, आपका डिजिटल भारत नीति और दूसरा था WSIS पुरस्कार। तो डिजिटल भारत नीति मैंने बता दिया आपको, इससे पहले सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, इसको USOF के नाम से जाना जाता था। नए दूरसंचार अधिनियम के तहत इसका नाम क्या बदल के कर दिया गया, इसका नाम बदल के क्या किया गया है, डिजिटल भारत निधि कर दिया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या है, ग्रामीण दूरदराज के कम सेवा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे दूरसंचार नेटवर्क और ब्रॉडबैंड जो कनेक्टिविटी है उसका विस्तार किया जाए, वित्तीय सहायता उनको प्रदान करना इसके लिए। अब ये जो WSIS जो पुरस्कार है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाला क्या है, एक वैश्विक पुरस्कार है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो ICT का उपयोग करके समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने वाले कार्यक्रमों जैसे भारत का समृद्ध ग्राम तक कार्यक्रम को क्या देता, मान्यता देता है। तो ये था आपका ये करंट अफेयर्स। अब आते हैं सेकंड पे, रेलवे सुरक्षा तकनीकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका सेकंड GS 3 से जाकर लिंक हो रहा है, परिवहन अवसंरचना एवं सुरक्षा तकनीकी। रेलवे सुरक्षा तकनीकी कवच का 680 किलोमीटर मार्ग पर विस्तार। भारतीय रेलवे ने रेल दुर्घटनाओं जैसे आमने सामने की जो टक्कर होती है पूरी तरह रोकने के लिए उत्तरी रेलवे के दिल्ली अंबाला अमृतसर रूट के 680 किलोमीटर हिस्से पर स्वदेशी कवच प्रणाली लगाने हेतु 206 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसके साथ ही रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के रखरखाव के लिए अतिरिक्त होमिंग शेड निर्माण को मंजूरी दी है। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने हादसों को रोकने के लिए अपने स्वदेशी जो तकनीकी है उनका कवच का क्या किया है, विस्तार किया है। तो इसमें क्या है कि 680 किलोमीटर का जो विस्तार है भारतीय रेलवे ने उत्तर जो नॉर्थ रेलवे की बात कर रहा है, दिल्ली अंबाला अमृतसर रूट से 680 किलोमीटर हिस्से पर स्वदेशी कवच प्रणाली लगाने के लिए क्या किया है, 206 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ये बताया गया है। और इसमें अतिरिक्त जो बुनियादी ढांचा, इसके साथ ही जो क्या होगा, रायपुर में 25 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 250 है ना। तो वहाँ पे ये 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के रख रखाव के लिए एक नए होमिंग शेड के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। अब आते हैं कवच है क्या। सबसे पहले तो कवच के बारे में जानते हैं, ये है क्या। तो यह भारत द्वारा पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP इसको कहते हैं प्रणाली है। क्या है ये, ATP प्रणाली है। अब किसने इसको विकसित किया, तो इसे रेलवे के RDSO रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्या किया है, विकसित किया है। ये कैसे काम करती है, यदि देखिए लोको पायलट किसी कारणवश ब्रेक नहीं लगा पाता है या गलती से रेड सिग्नल तोड़ता है तो उससे क्या होगा, ये इसको स्वचालित रूप से सक्रिय कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आमने सामने की जो टक्कर है वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये अच्छी एक प्रणाली है। कवच प्रणाली की बात कर रहा है, ये भारत द्वारा विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा या ATP प्रणाली है। ये रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं RDSO द्वारा विकसित की गई है। यदि लोको पायलट किसी कारणवश ब्रेक नहीं लगा पाता या सिग्नल तोड़ता है तो कवच जो तकनीक है ट्रेन की ब्रेक स्वचालित रूप से सक्रिय कर देती है। यह शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। ठीक है, और अब आते हैं इसमें, ये जो तकनीक है ये काफ़ी अच्छी है और भारतीय रेलवे ने शून्य दुर्घटना के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मुख्य आधार है। काफ़ी अच्छा है ये। तो आते हैं थर्ड में। थर्ड है आपका मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र और राष्ट्रीय कैंपा बैठक। ये आपका GS पेपर 3 पर्यावरण जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी से जाके लिंक हो रहा है। आइए देखते हैं चर्चा में क्या है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने कोयम्बटूर में सलीमली पक्षी विज्ञान केंद्र जिसको कहते हैं SACON परिसर में भारत के पहले मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का क्या किया, अनावरण किया है। साथ ही राष्ट्रीय वनीकरण कोष जिसको कहते हैं कैंपा की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। तो इसमें क्या हुआ, ये आपका GS पेपर 3 से जाके लिंक हो रहा है, पर्यावरण जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी से जाके लिंक हो रहा है। तो हाल ही में क्या हुआ है, जो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोयम्बटूर में 2 बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आइए इनको समझते हैं क्या है।
पहली बात तो COESWC की बात की गई है। तो मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र, तो केंद्रीय मंत्री द्वारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र, जिसको कहते हैं सैकोन परिसर में भारत के पहले मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का क्या किया गया, अनावरण किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, देश में तेजी से बढ़ रहे जो मानव संघर्ष है, मानव और वन्यजीव जो संघर्ष है, जैसे हाथियों, बाघों या तेंदुओं की बस्तियों में आना, उनको उस चीज़ को रोकने के लिए और वैज्ञानिक अनुसंधान करना, नई गाइडेंस बनाना, टेक्नोलॉजी तरीके से क्या करना, समाधान करना है ना। तो ये सारी चीज़ों को तैयार करना इनका मेन उद्देश्य है। अब राष्ट्रीय कैंपा है क्या, इसका पूरा नाम है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, जिसको हिंदी में भी कहते हैं। तो इसमें देखिए आसान शब्दों में समझे तो इसमें मान लीजिए सरकार को किसी जंगल के बीच से क्या निकालना, हाईवे या रेलवे लाइन निकालनी है। तो अब विकास के लिए उन जंगलों उस जंगल के जो पेड़ हैं उनको तो काटने ही पड़ेंगे। तो कानून ये कहता है कि आपने जितने जंगल का नुकसान किया है उसकी भरपाई करनी होगी। तो ये कैसे काम करता है, जो हाईवे बनाने वाली जो कंपनी है, कंपनी को दो चीज़ें करनी होती है। पहला है जंगल काटने के बदले किसी दूसरी जो खाली ज़मीन पर नए पेड़ लगाने की पूरी जो लागत है वो खर्च सरकार को देनी होती है। दूसरा, कटे हुए जंगल के पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना देना होता है। तो ये करना होता है। फंड का प्रबंधन कैसे होगा, तो कंपनी द्वारा दिया गया सारा पैसा एक जो मेन एक गुल्लक की तरह होता है उसमें जमा होता है, जिसे हम कैंपा फंड कहते हैं। ठीक है, हाल ही में कोयम्बटूर में इसी राष्ट्रीय कैंपा की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। तो ये आपको याद रखना है। इससे क्या होगा कि फंड का जो सही तरीके से उपयोग जो नए जंगल उगाने और वन्य जीवों की सुरक्षा में किया जा सकेगा। लेकिन जो रियल में ये तो ठीक है इस तरीके से, लेकिन जो रियल में नुकसान होता है उसकी भरपाई करना तो नामुमकिन ही है ना। अब आते हैं पारिस्थितिकी गलियारा की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है क्या। तो देखो ये दो बड़े जंगल जो होते हैं, जंगल वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यानों को आपस में जोड़ने वाला जो जमीन या एक सुरक्षित रास्ता होता है, नैरो स्ट्रिप्ड ऑफ लैंड होता है। ठीक है, इसका महत्व क्या है, तो ये जंगल के बीच से सड़कें या बस्तियां बनाई जाती हैं तो जानवरों का रास्ता क्या होता है, इससे रुक जाता है और वे इंसानी बस्तियों में घुसने लगते हैं। मतलब जब जंगल के बीच से सड़क या बस्तियां बन जाती हैं तो जानवरों का रास्ता क्या होता है, रुक जाता है और वे इसी इंसानी जो बस्तियां जो बस चुकी हैं उनमें घुसने लग जाते हैं। तो ये गलियारा जानवरों को बिना किसी मानवीय बाधा के ट्रेन, सड़क दुर्घटना, इंसानी टकराव, एक जंगल से दूसरे जंगल में सुरक्षित आने जाने की क्या देगा, सुविधा देगा। और मानव वन्यजीव जो संघर्ष है उसको रोकने के लिए इन कॉरिडोर को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये है यहाँ पे। अब इससे क्या है कि जैसे देखिए मानव वन्यजीव जो संघर्ष है उसके लिए जो नया उत्कृष्टता केंद्र और कैंपा फंड का पारदर्शी तरीके से उपयोग और भारत के आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ये ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अब पारिस्थितिकी गलियारा की दो बड़े वन्यजीव अभयारण्यों या राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने वाली भूमि की एक पतली पट्टी जो जानवरों को बिना किसी मानवीय बाधा या टकराव के एक दूसरे के क्षेत्र में सुरक्षित आवागमन की सुविधा देती है। अब आते हैं MSME तरलता संकट समाधान ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म की अनिवार्यता क्या है ये जानते हैं। जीएस पेपर थी भारतीय अर्थव्यवस्था बैंकिंग और उद्योग से जाके लिंक हो रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और आरबीआई ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और आरबीआई ने संयुक्त रूप से निर्देश जारी कर सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मतलब CPSEs को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में की गई खरीद के बिलों का भुगतान ट्रेडर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए अनिवार्य क्या किया गया है कि जो केंद्रीय विशेष वाणिज्य मंत्रालय और आरबीआई ने मिलकर एक नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब जितने भी सभी केंद्रीय सरकारी कंपनियां हैं उनके लिए अनिवार्य किया गया, मैंडेटरी किया गया है कि छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं, MSMEs जो होते हैं, उनसे खरीदे गए सामान के जो बिल होंगे उनका भुगतान सिर्फ ट्रेड से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे। किससे? ट्रेड से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे। ट्रेड से है क्या, ये कैसे काम करता है, तो ट्रेड से मतलब ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये आरबीआई द्वारा विनियमित क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो देखिए इसमें है कि ट्रेड्स क्या है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, यह भारतीय रिजर्व बैंक का मतलब आरबीआई द्वारा विनियमित एक संस्थागत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। MSME को उनके इनवॉइस या विधेयकों को कई वित्तीय संस्थानों, बैंकों या NBFCs के सामने नीलामी या अकाउंट ऑटिंग ये क्या है, मतलब जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेड्स क्या है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, यह भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई द्वारा विनियमित एक संस्थागत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये MSME को उनके इनवॉइस विधेयकों को कई वित्तीय संस्थानों, बैंकों, NBFCs के सामने नीलामी पर रखने की अनुमति देता है। जो बैंक सबसे कम ब्याज दर या डिस्काउंट पर पैसा देने को तैयार होता है वह MSMEs को तुरंत भुगतान कर देता है। बाद में वह बैंक खरीद जैसी बड़ी कंपनी से पैसा वसूला जाता है। इससे छोटे उद्योगों के पास नकदी की कमी नहीं रहती है।
देखिए, काम करने का तरीका ये है इनका कि मान लीजिए एमएसएमईज़ ने सरकारी कंपनी को सामान बेचा, मतलब कोई भी एमएसएमईज़ है उसने क्या किया, सरकारी कंपनी को अपना सामान बेचा और उसका बिल बना। सरकारी कंपनी से पैसा मिलने में महीनों लग जाते हैं, तो ऐसे में एमएसएमईज़ जो होगा अपने बिलों को ट्रेड से प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देगा। अपने बिलों को एमएसएमईज़ जो होगा वो ट्रेड से जो प्लेटफॉर्म होगा उसमें अपलोड कर देगा। अब आते हैं नीलामी की। तो वहाँ मौजूद जो कई बैंक उस बिल को खरीदने के लिए नीलामी लगाएंगे। जो बैंक सबसे पहले कम ब्याज दर पर तैयार होगा वह एमएसएमईज़ को तुरंत एडवांस पैसा दे देगा और बाद में जो बैंक होगा सीधे सरकारी कंपनी से अपना पैसा वसूल कर लेगा। तो ये है। अब वर्किंग कैपिटल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। मतलब किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यवसाय में दैनिक संचालन, कच्चे माल की खरीद और मजदूरी भुगतान के लिए आवश्यक अल्पकालिक वित्तीय नकदी या तरलता है। तो मतलब किसी भी बिजनेस में रोज चलाने के लिए जो कच्चा माल आप खरीदते हैं, मजदूरी देने के लिए जो रोजमर्रा की जो नकदी होती है जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैश या तरलता चाहिए होती है, वही वर्किंग कैपिटल कहलाती है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा पूरे देखते हैं। जो ट्रेड्स की अनिवार्यता से अब क्या होगा, एमएसएमईज को उनका जो पैसा होगा तुरंत मिल जाएगा, जिससे उनके पास कभी भी वर्किंग कैपिटल या कैश की कमी नहीं होगी। और अगर वो कोई दूसरा काम भी करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो और अच्छा हो जाएगा उनके लिए। तो ट्रेड्स की अनिवार्यता छोटे छोटे जो उद्योगों के रुके हुए जो पेमेंट्स होते हैं उनकी समस्या को खत्म करने के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। तो मेंस में भी आंसर राइटिंग में आप इसको कोड कर सकते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक में। ब्रिक्स क्या है? हाँ, ब्रिक्स महिला स्त्री बैठक, महिला नेतृत्व वाला विकास। ये आपका जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सामाजिक समावेशन से जाके लिंक हो रहा है। केरल के कोच्चि शहर में आयोजित, कहाँ पर? केरल के कोच्चि शहर में आयोजित ब्रिक्स महिला सशक्तिकरण बैठक में भारत ने महिलाओं के विकास के स्थान पर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, वीमन लेड डेवलपमेंट का नारा बुलंद किया और ग्रामीण भारत में 73वें संविधान संशोधन के बाद उभरे मजबूत महिला पंचायती राज नेतृत्व की सफलता की गाथा साझा की। मीन्स ये है कि इसमें क्या हुआ है कि हाल ही में जो ब्रिक्स बैठक से जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं मैं उनको शॉर्ट में बता देती हूँ। पहला है कि हाल ही में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। इसका मेन जो कोर थीम क्या है, इसका मुख्य नारा क्या है? इस बैठक में भारत ने महिलाओं के विकास के स्थान पर महिला नेतृत्व वाले विकास का जो नारा था ये वैश्विक स्तर पर इसको बुलंद किया है। तो ठीक है, ये बताया गया है। और यहाँ पे महिला नेतृत्व वाला विकास क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। वीमन लेड डेवलपमेंट है क्या, ये अवधारणा है क्या? इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि महिलाओं को केवल सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का एक होता नहीं कि वो पैसिव बेनिफिशियरी ना माना जाए, मतलब आराम से ले रही हैं। इसमें क्या है, वास्तविक सशक्तिकरण की बात करें, मतलब इसके स्थान पर उन्हें देश के जो आर्थिक होंगे, राजनीतिक, नीतिगत जो जितने भी निर्णय होंगे उन समय सक्रिय नेता की भूमिका या नीति निर्माता की भूमिका में उनको देखा जाएगा या स्थापित किया जाएगा। एक्टिव लीडर्स की बात की गई है इसमें, ठीक है। अब एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे पूछा जा सकता है। और इसमें एक चीज़ और है, भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ग्रामीण भारत के 73वें संविधान संशोधन के बाद उभरे जो मजबूत महिला पंचायती राज नेतृत्व की अद्भुत सफलता की गाथा दुनिया के साथ साझा की। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं महिला नेतृत्व वाला विकास। मैंने बताया कि यह साधारण का अर्थ है महिला को केवल कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी न मानकर उन्हें आर्थिक, राजनीतिक और नीतिगत निर्णयों में नेता और नीति निर्माता के रूप में स्थापित की जाए। तो ब्रिक्स की जो बैठक हुई है साबित करती है कि वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक प्रगति तब तक अधूरी है जब तक कि आधी आबादी को नीति निर्माता या नेतृत्व की मुख्य धारा में शामिल न की जाए। यहाँ पे महिलाओं के ऊपर बात की गई है। और ये आपका वीमेन एम्पावरमेंट में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं और अपना आंसर अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और हाँ, कंप्लीट हो गया है आपका टॉपिक पूरा। ये आपका 7 से 8 जुलाई 2026 तक का करंट अफेयर्स था। आई थिंक आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मैंने इसमें काफ़ी मेहनत किया हुआ है और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आपके आंसर राइटिंग में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वीडियो मैं काफ़ी मेहनत से बनाती हूँ, सो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।